किसी भी कलाकार के अस्तित्व, उसका काम, जहाँ वो रहता है उसके इतिहास, उसकी संस्कृति और उसके प्राकृतिक वातावरण से काफ़ी जुड़ा हुआ रहता है। असद हल्दर जब लखनऊ में प्रधानाचार्य के रूप में आए, तो वो चाहते थे कि कोई एक ऐसा शिष्य मिले, जो कि उनके बरसों की जो तपस्या है और जो बरसों का जो उनका अपना कार्यशैली है, वो सिखा सके। अबिंद्रनाथ टैगोर, जिनको कि हम फादर फिगर ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट कहते हैं या भारत पुनर्जागरण के पितामह कहते हैं, वो असद कुमार हल्दर उनके छात्र रहे। और असद हल्दर नंदलाल बोस जी के साथ उन्होंने अजंता की कॉपीज बनाई और वो इंग्लैंड में गए और आने के बाद 1922-23 में भारत का पहला किसी आर्ट्स कॉलेज का प्रिंसिपल अपॉइंट किया गया। उनको एक बच्चा, 13 साल का उम्र का बच्चा, सरस्वती मूर्ति बनाते हुए नजर आता है और वो कहते हैं कि क्या आप में से काम सीखना चाहोगे? जाओ अपने पिताजी को बुला के लाओ। वो अपने पिताजी को बुलाता है। पिताजी रेलवेज में काम करते थे, घर में ऑलरेडी बहुत सारे फैमिली के बच्चे थे और उन्होंने कहा कि मेरा बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं क्योंकि अच्छा काम करता है। असद हल्दर ने उस बच्चे को 14 साल अपने पास रखा घर पे और खूब पढ़ाया, ट्रेनिंग किया और खूब सुंदर आर्ट सिखाया। उसके बाद बच्चा इतना अच्छा एक परिपक्व कलाकार बना कि वो तकरीबन 1958-59 में कैमरा नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो लोगों के घर जाके सामने मॉडल बिठा के पोर्ट्रेट बनाना अपने आप एक बहुत बड़ी बात होती थी और अच्छा पोर्ट्रेट कोई बनाए उसका डिमांड बहुत होता था। तो इसलिए वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और अच्छे पोर्ट्रेट पेंटर्स के नाम से जाने गए। उस समय कमर्शियल होना एक, जिसे कहते हैं ना, ढंग से वो माना नहीं जाता था, उतना अच्छा नहीं माना जाता था। ये बात उनके गुरुजी असद हल्दर को पता चल जाती है। तो एक दिन उन्होंने बुलाया उसको, डांटा, चप्पल उठा के मारा। तू पैसे के पीछे भाग रहा है, मैंने इसीलिए तुझे इतना 14 साल पढ़ाया है कि तू सिर्फ पैसे के पीछे सिर्फ पैसा ही कमाता रहेगा। जा पहाड़ में चले जा। ऐसे साधु लोग वहां तप करते हैं और तप करने के बाद उनका तेज बहता है, वैसा तेरा काम बहना चाहिए और तू अपना काम नहीं बेचेगा। वो थे सनत चटर्जी, मेरे पिताजी। ये पोर्ट्रेट है मेरे दादाजी का, ये मेरे दादी जी का ग्रैंड मदर, और ये मेरे पिताजी के गुरु जिनकी मैं इतनी बातें मैं कर रहा था, असद कुमार हल्दर। और इन पोर्ट्रेट में सबसे सुंदर बात क्या है कि अगर इनकी आंखें देखें ना, ये आंखें आपसे बातें करेंगी और ये आंखें जहाँ भी आप मूव करेंगे वो आंखें भी आपके साथ चलती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो आपको बात करना चाहती हैं। एक बार इनकी आंखों में आपने देखना शुरू कर दिया तो जैसे जैसे आप हिलते रहेंगे उनकी आंखें भी हिलती रहेंगी। ये बड़ी खूबसूरत पोर्ट्रेट्स हैं और यही एक ख़ास बात है इन चित्रों में। शिमला में रहते हुए उन्होंने इतना काम किया कि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रहे और आज भी अगर आप शिमला काली बड़ी में जाते हैं, माँ की आंखें देखते हैं और शिमला काली बड़ी मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तो 10 महाविद्या के जो चित्र हैं वो उन्हीं के हाथों की बनाई गई है। 1960 से लेके 2017 तक उन्होंने शिमला में और हिमाचल में इतना काम किया कि आज अब उनके कामों को देखने के लिए दूर दूर से, विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। वेलकम। प्रिंसिपल ऑफ कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, E.V. हेवन। कवि कोई कविता लिखता है तो उसकी पीड़ा यही होती है कि कविता मैं कैसे सुनाऊं।
कैसे मेरे दर्शकों को मैं बताऊं कि मैंने लिखी है। यही बात एक कलाकार के दिमाग में भी रहता है। जब भी वो चित्र बनाता है, चाहता है कि उसे दर्शक मिले। लेकिन पेंटिंग्स को फ्रेम करना, फिर पेंटिंग्स एग्जिबिट करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। इस काम को आसान करने के लिए पिताजी ने ना बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाने की सोची कि 4 दीवार है गैलरी में, क्यों ना मैं एक ही पेंटिंग बनाऊं और वो चारों दीवारों को कवर कर दे। यही सोचते हुए उन्होंने स्क्रॉल पेंटिंग्स बनाना शुरू किया और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे इस गैलरी में 4 विश्व के सबसे बड़े चित्र मेरे पास हैं। एक 75 फीट बाय 5 फीट, 90 फीट बाय 9 फीट, 92 फीट बाय 10 फीट और 100 फीट बाय 11 फीट की। इतने लंबे पेंटिंग्स जो कि वाटर कलर और सिल्क में बने हुए हैं, जो अपने आप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। कि ये जो पेंसिल ड्राइंग हमने यहाँ डिस्प्ले कर रखा है, इस पेंसिल ड्राइंग में पूरे के पूरे शक्ति का जो रूप है माँ काली या माँ दुर्गा, और उसके 4 हाथों के ऊपर हमारे 12 सूरज, 12 आदित्यों की जो वर्णन है और उसमें नक्षत्र को दिखाते हुए पूरे जीवन क्रिया को उसमें दिखाया गया है। ये अपने आप में एक बहुत सुंदर चित्रण है जो कि देखने पे ही बनता है और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट पेंटिंग के रूप में दर्ज है। जब से मेरी आंख खुली है इस पेंटिंग को मैं देख रहा हूँ और ये बहुत ही पुरानी पेंटिंग है। बोर्ड के ऊपर ऑयल कलर की पेंटिंग है। तो प्रयागराज को पिताजी ने बनाया है। प्रयागराज जहाँ 3 नदियाँ एक साथ मिलती हैं और शिव का नाम जो प्रयागराज के रूप में मनाया गया है, जहाँ महाकुंभ आज हम मना रहे हैं कि कैसे गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों उनके वीणा के माध्यम से इकट्ठा होकर बह रही हैं। वो प्रयागराज का कंसेप्ट है, वो इस चित्र में हमें नजर आता है। हिमालय से प्यार हो गया। हिमाचल अभी अस्तित्व में नहीं था, लेकिन उनके जुड़वा बच्चे पैदा हुए, लड़का लड़की। नामकरण हुआ, बेटे का नाम रखा हिम, बेटी का नाम रखा हिमा। हिमा हुई हिमालय की पुत्री और हिम हुआ बर्फ। तो कहीं ना कहीं पिताजी और माताजी का जो एक हमें ब्लेसिंग्स मिले हैं वो हिमालय या हिमाचल से ही मिले। पिताजी कला प्रैक्टिस करते रहे, पेंटिंग करते थे। मदर गाती थी, मदर क्लासिकल सिंगर थी। जब से आंखें खोली मैंने पिताजी को काम करते हुए देखा और माताजी को गाना गाते हुए सुना, तो कहीं ना कहीं आंख और कान दोनों ही पक गए। पकने का मतलब ये है कि ना चाहते हुए भी एक अच्छा गाना क्या होता है और अच्छी तस्वीर क्या होती है वो समझ आने लगा। चाहता तो मैं आर्किटेक्ट बनना था, बीएससी भी लिया था, लेकिन घूम फिर के जैसे भी समय का प्रभाव रहा, नियति चाहती थी कि मैं कलाकार बनूं, तो कहीं ना कहीं जाके कलाकार बना। आज मुझे लोग कहते हैं माउंटेन मास्टर। माउंटेन मास्टर का मतलब ही यही है कि क्या करूं, पिताजी ने नाम ही हिम रखा है और अब हिमालय को मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जो दिखता है वही बनाता हूँ। तो मेरे चित्रों में भी हिमालय के कहीं ना कहीं, चाहे उनके फोक लाइफ हो, ट्रेडिशनल लाइफ हो, आर्किटेक्चर हो, कहीं ना कहीं वही चीज़ें मुझे प्रेरित करती हैं अपने चित्रों के माध्यम से व्यक्त करने का। इसके अलावा जब भी मुझे एक पब्लिक आर्ट करने का मौका मिलता है, पब्लिक आर्ट मतलब जैसे कि म्यूरल्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, नेचर और हिमालयस के जो चित्र हैं वो कहीं ना कहीं कोई कहानी कह जाते हैं। जैसे 2 साल पहले बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और बारिशों की वजह से लैंडस्लाइड्स बहुत हुई, तो कहीं ना कहीं कलाकार को ऐसी चीज़ें छू जाती हैं और वही फिर वो उसका एक माध्यम बनता है। ये लंबे लंबे पेंटिंग्स हैं जिनका नाम मैंने रखा मेल्टिंग माउंटेन्स। अब ये मेल्टिंग माउंटेन्स क्या है कि कैसे वो पानी जो है पहाड़ों को ही पिघाल रहा है, तो वो मैसेज जो है मैंने इन चित्रों के माध्यम से दिया।
वगैरह पेंटिंग्स के साथ-साथ आप देखें कि यहाँ पर हमें आपको पॉटरी और ये सिरेमिक पॉट्स नज़र आएँगे। ये अभी अन्विता मेरी जो वाइफ़ हैं, वो काम करती हैं और बहुत इंटरेस्टिंग ये एक और आर्ट है जिसमें कि आप मिट्टी के माध्यम से एक जो सदियों पुराना हमारा कला है पॉटरी मेकिंग, वो जो अब लोग भूलते जा रहे हैं, उसको रिवाइव करने की उन्होंने बहुत सक्सेसफुल कोशिश की है। जैसे बता रहा था कि आपको कि हम दोनों जुड़वे हैं, हिम और हिमा। ऐसे ही मेरा यंग ब्रदर है, वो प्रोफेशनली तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन दिल से वो आर्टिस्ट है। अगर हम इस पूरे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि आपने देखा नीचे आर्ट गैलरी है, ऊपर रेजिडेंसी है, रेजिडेंस है, लाइब्रेरी है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मेरे साथ जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हम दोनों भाइयों में रहा। उसने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करके कंप्यूटर में कैड के थ्रू और डिज़ाइन के थ्रू उसको डिज़ाइन बनाया। कला जो है ना, सिर्फ ड्राइंग रूम के अंदर, म्यूज़ियम के अंदर, आर्ट गैलरियों के अंदर ही ना रहे, वो सभी के लिए है। और अगर हमारी इस कला के माध्यम से हम अपने समाज को, अब जहाँ रहते हैं उसको और सुंदर बना लें और वो हमें सुंदरता को प्रेरित करें और हमें खुशी दें, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो कला सबके लिए है और यही मेरा उद्देश्य भी रहा है कि जब भी मुझे मौका मिला तो मैंने पब्लिक आर्ट पे काम करने की कोशिश की। हाँ, पब्लिक आर्ट मेरी कहानियाँ हैं और जो मेरे चित्र हैं वो मेरी कविताएँ हैं। वो कविताएँ जो मैंने रंगों से कैनवस पे किया है और वो कहानियाँ जो शिमला की दीवारों पे और दिल्ली की दीवारों पे बनाई हैं। तो वो आप कहीं भी देख सकते हैं, तो आपको कहीं न कहीं हिम नज़र आ जाएगा।